प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। कैसे हो प्यारे बच्चों? तो हम लोग आज पढ़ने वाले नॉन हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने उर्दू का पढ़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, करीब 2 घंटा पढ़ा हमने, ठीक है ना। और बीच में मैंने ब्रेक लिया, तो अब ज़रूरत है नॉन हिंदी पढ़ने की। उम्मीद है कि आज ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी और जितना हो सकेगा पूरा नॉन हिंदी का जो पूरा चैप्टर है ना, उन सभी चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। चलिए सारे बच्चे तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए भाई। ओके, साकिर, आतिफ, कमरान, मुकर्रम, चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोग पढ़ने वाले आज इसमें पढ़ेंगे, इस वीडियो में महामैराथन पढ़ने वाले नॉन हिंदी का। उर्दू पढ़ लिए हैं, जो बच्चे उर्दू नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। ओके, और ये हो चुका है। एक यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन सी जो है शायरी लाए, आप देखें उसको। हाँ ठीक है, ये देखिए शायरी गायब हो गई। ये तो हम उस दिन उसमें बताए भी थे। चलिए कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ईदगाह, यानी कि हम लोग यहाँ इसमें पढ़ेंगे पहले गद्यांश। पहले गद्यांश पढ़ेंगे बच्चों। गद्यांश यानी कि जिसमें कहानी है, रेखा चित्र है, एकांकी है और निबंध है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद्यांश। इसके बाद पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? पद्यांश पढ़ेंगे, जिसमें कविता वगैरह है, ठीक है। तो पहले हम इसके पढ़ते हैं। ईदगाह से शुरू करेंगे। ईदगाह और बाल गोविंद भगत होगा, फिर हुंडरू होगा, ऐसे करके। ओके चलिए, तो सबसे पहला सवाल है, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो बोलेंगे बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन की संख्या भी लगभग 300 प्लस है, तो थोड़ा स्पीड में हमको लेकर चलना पड़ेगा। ओके, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इसके लेखक है प्रेमचंद। अगला प्रश्न बच्चों, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल भी ना डरना, किसने कहा था? हामिद ने कहा था। गाँव पहुँच बच्चों ने क्या किया था? बच्चे लोग जब गाँव पहुँचे तो जो खिलौने खरीदे थे उसे क्या कहते हैं? खेले थे। ओके, नेक्स्ट है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हो गई थी? हामिद के पिता की कैसे मृत्यु हो गई थी? वो हैजा के कारण, हैजा एक बीमारी होता है, उसी से उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मोहसिन के पास कितने पैसे थे बताइए? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 15, 20, 10, 25। तो सबसे ज्यादा मोहसिन के पास ही था, है ना, 15 पैसा था इनके पास। नेक्स्ट, नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? चलिए फटाफट आप लोग आंसर देना शुरू कीजिए। नूरे को किस खिलौने से प्रेम था? नूरे को वकील से प्रेम था, वकील, इन्होंने वकील खरीदा था बच्चों। नेक्स्ट, हामिद के पास कितने पैसे थे बच्चों? हामिद के पास मात्र 3 पैसे थे, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी, कपड़ा भी नहीं नया था उनका, जूता भी नहीं था, ठीक है, और पैसे भी 3 ही थे। रमजान के कितने रोज के बाद ईद आती है? तो आपको तो मालूम है 30 रोजे के बाद ईद आती है। नेक्स्ट है, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? बोलिए। चलिए मुकेश, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता? ओके बहुत अच्छा जी। गुलशन वारिस, ओके। 38 मार रहा जी, 38। 30 रोज के बाद ईद आती है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो महमूद को कौन खिलौना पसंद है? महमूद खरीदता है सिपाही, है ना। महमूद क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? तो ईदगाह के पास जो है इमली का वृक्ष है। नेक्स्ट बच्चों, प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद ने जो कहानी लिखा है उसका नाम क्या है? ईदगाह है। अगला सवाल है, हामिद की दादी का नाम क्या है बच्चों? हामिद की दादी का नाम है आमिना, है ना। आमिना हामिद की दादी का नाम है। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था? हामिद के पास 3 पैसे थे और 3 ही पैसों में उन्होंने क्या किया था? चिमटा खरीद लिया था। हामिद मेले में क्या खरीदता है? हामिद के पास 3 ही पैसा था और मेले से क्या खरीदता है? चिमटा खरीद लेता है। ओके, महमूद के पास कितने पैसे हैं? मोहसिन के पास 15 पैसा था, महमूद के पास जो है 12 पैसे हैं। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? हामिद ने चिमटा खरीदा था और सम्मी ने खंजरी खरीदा,
ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 15 पैसे किसके पास है भाई बताइए? सबसे ज्यादा पैसा इसी के पास था, 15 पैसा किसके पास था? मोहसिन के पास था। आप सारे बच्चे से गुजारिश करते हैं, है ना, इल्तिजा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अपना प्यार देने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? जितने सारे खिलौने मिल रहे थे ईदगाह कहाँ इस ईदगाह के बाहर, वो सब 2-2 पैसे के थे, ठीक है, 2-2 पैसे के थे। नेक्स्ट, गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? गांव से जो ईदगाह था तो 3 कोस दूर था। और हामिद की दादी सोच रही थी कि मेरा छोटा बच्चा हामिद 4-5 साल का बच्चा है, कैसे ईदगाह जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, इसके पास जूता भी नहीं है, ठीक है ना, बाप भी नहीं है। हामिद के दोस्तों के नाम क्या है? हामिद के दोस्तों महमूद है, नूर है, शम्मी, ये सब हामिद के दोस्त है। कौन सी कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो कौन सी कहानी है? ये है ईदगाह कहानी। ओके नेक्स्ट, चलिए तो यहाँ पे टोटल हो गया 22 क्वेश्चन। ओके तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक उतना नहीं लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हम पूछेंगे बीच बीच में, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना, अभी एकदम कंटिन्यू पढ़ते जाना है, ठीक है ना। अगला हमारा चैप्टर शुरू होता है बाल गोविंद भगत से। बाल गोविंद भगत से चैप्टर शुरू होता है जो कि एक रेखा चित्र है। ये क्या है? एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है, ठीक है ना। तो जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे? तो काली कमली ओढ़े रहते थे, ठीक है। गर्मियों में किनकी संख्या उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी? तो गर्मी के टाइम मतलब बहुत गर्मी, शाम में जो गर्मी होता है ना, वो गर्मी में भी जो ठंडा महसूस होता था। कब? जब बाल गोविंद भगत गाते थे ना, गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना, तो बाल गोविंद भगत की जो गीत शीतल कर देते थे, ठीक है। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतहू को रोने के बदले क्या करने को कहा भाई? तो बोला था उत्सव मनाने के लिए, कि प्रेमी क्या बोला, आत्मा परमात्मा से मिल गया है जाके, इसलिए उत्सव मनाइए। नेक्स्ट है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? गा रहे थे और मगन होकर गा रहे थे। वैसा कहते हैं रामधारी से दिनकर रामवृक्ष मेरी पूरी कहते हैं कि वैसा मैंने कभी नहीं देखा था इनको गाते हुए जैसा वो गा रहे थे, ठीक। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत ने पतहू को किसके साथ भेज दिया? तो पतहू को उसके भाई के साथ मायके भेज दिया। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? साहब किसको मानते थे? बहुत बड़े भक्त थे, उसको मतलब साहब मानते थे, भगवान मान लीजिए उसको मानते थे। किसको? कबीर को, ठीक है। नेक्स्ट जी है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? इनकी प्रभातियां जो शुरू होती थी वो कार्तिक में शुरू होती थी और फागुन में खत्म होती थी, ठीक है। अगला है, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतहू को कहाँ भेज दिया? जब बेटे का क्रियाक्रम हो गया, जब उसका जो है दफन कफन हो गया, तो अपने पतहू को, सॉरी दफन तो जलाने का काम हो रहा है इसमें, तो अपने पतहू को भेज दिया मायके भाई के साथ। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई? तो पतहू से ही उन्होंने आग दिलवाई थी। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी। कबीर दास का फैन थे, भक्त थे, तो उन्हीं की टोपी पहनते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? ये एक रेखा चित्र है, यानी कि बाल गोविंद भगत के मतलब कैरेक्टर को दर्शाता है। रेखा चित्र मतलब क्या होता है? जिसमें कैरेक्टर को दर्शाया जाए, ठीक है। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ भेजे जाते थे? जितना भी पैदावार होता था खेत में सब जो है कबीरपंथी मठ में दे देते थे जाके। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कार्तिक से शुरू होती थी, तो किस महीने तक चलती थी? कार्तिक से शुरू होती थी, फागुन तक चलती थी। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने कौन सा चैप्टर लिखा है? चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। नेक्स्ट बच्चों, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया, मतलब जब जो गाने का जो उनका जो है जो लय था, गाने का जो धुन था, वो सबसे अच्छा कब देखा गया? तो कहता है कि उसके जो है बेटे की मृत्यु के दिन, जब उसका बेटा मरा तब वो बहुत अच्छा से गा रहे थे, ठीक है ना। और उसका मानना था कि आत्मा परमात्मा से मिल गया, विरहनी अपनी प्रेमिका से मिल गई है, ठीक है ना, इसीलिए। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भगत की पतहू कैसी थी? इनके जो बेटा थे ना, उनकी शादी करा दी थी इन्होंने, और जो इसकी पतहू बनी थी बहुत ही सुशील थी, मतलब बहुत अच्छी पतहू थी, ठीक है। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? ये हर साल जाते थे। बाल गोविंद भगत हर साल जाते थे स्नान करने के लिए, गंगा स्नान, है ना। 30 कोस दूर था, 30 कोस दूर था।
गोदी में पीवा चमक उठे सखियां कौन गाते थे? बाल गोविंद भगत जो है गाया करते थे बच्चों। कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है? कबीर को साहब कौन मानते थे? बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? इनका बेटा जो है सुस्त था। ओके, नेक्स्ट है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? इनके एक ही बेटे थे बाल गोविंद भगत के। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत ने क्या किया? तो गाने लगे वो। ओके, लोगों ने किसी नहाने धोने से मना किया, इनका तबीयत खराब था जी बाल गोविंद भगत का, ठीक है ना। आए थे गंगा से स्नान करके तो तबीयत खराब हो गया इनका, तो लोगों ने मना किया कि मत नहाइए, है ना। तो बाल गोविंद भगत को मना किया। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 60 से ऊपर बताता है कि 60 से ऊपर इसका उम्र था। पहनावा, बोलचाल, रहन सहन ऐसा मानो कि साधु के जैसा है, जो एक सच्चा साधु होता है उसके जैसा इनका पहनावा था। चंदन, माला, कपड़ा कम पहनना, है ना। तो इस टाइप का उनका रवैया था। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे चैप्टर अगला है हुंड्रू का जलप्रपात। ओके, अबरख और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में मिलता है? तो हुंड्रू का जलप्रपात में देखने को मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? तो स्वर्ण रेखा नदी जब रांची, धनबाद, सिंहभूम, बालासोर से गुजरते गुजरते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। दानी दान करता है तो कितना गुमान करता है, लेकिन युग युग से ना जाने ये कितना पानी पहाड़ दान कर चुका है, लेकिन इसको थोड़ा भी अभिमान नहीं है, है ना। कोई भी अभिमान नहीं, कोई घमंड नहीं है। किसका? हुंड्रू को घमंड नहीं है। एक बात बता रहे, पिछले साल की बात है। एक लड़का था जो मेरे क्लास में पढ़ता था और टेस्ट लिए थे उसको, ठीक है ना। हुंड्रू का सवाल था कि हुंड्रू को जलप्रपात कैसे बना, ठीक है ना। तो लड़का का लिखा, हुंड्रू नाम का एक लड़का था, उसको लगा हुंड्रू कुछ होगा, जलप्रपात नहीं मालूम होगा, थोड़ा सा कम मतलब इंटेलिजेंट है वो। तो लिख दिया बेचारा क्या कि हुंड्रू नाम का एक लड़का था, वहाँ नहाने गया था और तब से उसका नाम हुंड्रू पड़ गया, झरना का नाम, ठीक है ना। जो हंसी आए कॉपी चेक करने के बाद हमको इतनी हंसी कि हम ठहाका मार मार कहा रहे क्या लड़का लिख दिया यार, हुंड्रू का जलप्रपात कुछ पढ़ा ही नहीं। अब जाहिर सी बात, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो यही सब लिखेगा जी, उसको पता नहीं जलप्रपात क्या होता है। तो बोलेगा हुंड्रू नाम का कोई लड़का होगा, कुछ होगा, हुंड्रू क्या है हुंड्रू। पहली बार हम लोग भी कुछ ऐसा नाम जो पहली बार सुनते हैं तो लगता है पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो ऐसा लड़का था, कॉपी ऐसा लिख दिया हुंड्रू के बारे में, तो हम लोग परेशान हो गए थे। चलिए, तो हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के साहित्य की कौन सी विधा है? ये जो है यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है, पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? पुरुलिया से हुंड्रू 13 मील है। रांची से पुरुलिया 14 मील, पुरुलिया से हुंड्रू 13 मील। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी को मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ में है? यानी कि छोटा नागपुर के जो निवासी है वो सादगी के अवतार हैं, बहुत सच्चे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो वो जो है हुंड्रू का जलप्रपात में बोला गया बच्चों। हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? तो बहुलवादी संस्कृति के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? ये पड़ता है बाबू झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, रांची से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? रांची से हुंड्रू की दूरी जो है कितनी है? लगभग रांची से हुंड्रू ना 27 मील की दूरी है। रांची से हुंड्रू 27 मील है। रांची से पुरुलिया 14 मील, पुरुलिया से हुंड्रू 13 मील, 27 मील हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर्ग का टुकड़ा क्या है? स्वर्ग का टुकड़ा किसको बोला है? तो बोला है छोटा नागपुर को, कि छोटा नागपुर एक स्वर्ग का टुकड़ा के जैसा है। नेक्स्ट, कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम ने कौन सा चैप्टर लिखा है? तो बोलेंगे हुंड्रू का जलप्रपात इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है, हुंड्रू का पानी किस तरह चक्कर काटता है? तो कहता भाई पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है, 243 फीट से नीचे गिरता है, तो पानी ऐसा मानो कि भाई वो सांप की तरह चक्कर काटता है। किसकी तरह? सांप की तरह। साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। मतलब जो साध्य, जैसे हुंड्रू इतना फेमस क्यों है? क्योंकि वहाँ का जाने का रास्ता भी बहुत अच्छा है। रास्ता के दोनों तरफ फूल लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, अच्छा लग रहा है, लोग जाता है वहाँ पे, देखता है, अरे वाह
अब रास्ता ही खराब रहेगा तो कोई नहीं जाएगा। तो महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। किंवदंती के अनुसार हुंडू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंडू से भी कई गुना बड़ा झरना देखा, 7 गुना, लेकिन वहां पर रास्ता नहीं था जाने का, तो लोग जा नहीं रहा, तो फेमस नहीं है वो। लेकिन हुंडू से भी कई गुना बड़ा, 7 गुना बड़ा झरना देखा। वो तो और विचित्र सीन होगा जब वहां पानी गिरता हुआ तो, लेकिन वहाँ का रास्ता से नहीं है। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंडू पहुँचने वाली सड़क मिलती है? रांची से पुरुलिया सड़क पर कितने मील जाने के बाद? तो 14 मील जाने के बाद। जब 14 मील जाएंगे, रांची से पुरुलिया 14 मील जाएंगे, तो हुंडू का रास्ता मिलेगा, हुंडू वाला रोड मिल जाएगा। हुंडू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ कितना फुट से पानी गिरता है? 243 फुट से पानी गिरता है। सुवर्ण रेखा क्या है बच्चों? सुवर्ण रेखा एक नदी का नाम है। अब देखिए, अब आपको मालूम नहीं है सुवर्ण रेखा क्या है, लगेगा रेखा होगा कोई, एक रेखा नाम की कोई लड़की होगी जो सोना वोना पहन के होगा। अगर इसको संधि विच्छेद किया जाए, है ना, कोई लड़का अगर ना पढ़े संधि विच्छेद करे, सुवर्ण रेखा क्या है, तो यहाँ पे लगा देगा झरना, तो ऑप्शन देखेगा झरना, नदी, झील, तालाब, तो उसको लगेगा भाई सुवर्ण रेखा कुछ होगा ऐसा। लेकिन अगर ऐसे पूछे सुवर्ण रेखा क्या है, तो सोचेगा सुवर्ण नाम का, सुवर्ण मतलब सोना होता है, रेखा को लड़की होगी, लड़की सोना वोना पहन के होगी तो उसका नाम रखा गया हो सुवर्ण रेखा। नहीं मालूम होगा तो थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो सुवर्ण रेखा एक नदी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है ठेस कहानी। अब ठेस कहानी जो इंपोर्टेंट इसमें बता रहे हैं, ठीक है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे बच्चों? सिरचन, क्योंकि सिरचन जो है कामचोर बोलते थे इसको, कामचोर है, चटोर है, बेगार है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा था? तो ये जो है सिरचन ने कहा था उसको, यार क्या नाम है, पंचानन चौधरी के छोटे बेटे को, कि तुम्हारी भाभी तो नाखून से खाड़ कर तरकारी परोसती भाई। ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या करते थे? सिरचन जो है कारीगर था। ओके, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, लेखक के माने कहा था। ओके, ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे? तो दूसरे दिन। ओके, गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? सिरचन को बेगार समझते थे, है ना, और कामचोर भी बोल सकते इसको आप। चलिए बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। पंचानन चौधरी किस टोली के थे? किस टोली के रहने वाले थे? तो ब्राह्मण टोली के रहने वाले थे। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? लेखक को मालूम था भाई सिरचन आएगा तो उसको खाने पीने चाहिए, कुछ खाने पीने का चाहिए चीज़, तो माँ से पहले पूछ लेता था कि सिरचन को बुलाएं कि नहीं बुलाएं। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? किसान बोलता था इसको चटोर, है ना, कि जहाँ जाता खूब खाता है, खाली चटोर है, इसको चटोर बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों सवाल है, ठेस कहानी का नायक कौन है? तो ठेस कहानी के हीरो कौन है? सिरचन इसका हीरो है। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे थे? तो चिक की, चिक बनाता है कोई सामान वान है, ठीक है ना, उसमें जो है डिजाइन बन गया था। मंझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई थी? तो वो बूंदिया फेंक कर चली गई थी। अब मंझली भाभी जो है माँ की दुलारी बहू है। सवाल आएगा माँ की दुलारी बहू कौन है? मंझली भाभी। नेक्स्ट है कविता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ठेस एक कहानी है। ठेस क्या है? एक कहानी है, तो आंसर हो जाएगा डी वाला। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किसमें है? किस कहानी में मिथिलांचल के बारे में बताया गया है? मिथिलांचल की लोक संस्कृति के बारे में बताया गया है, तो ठेस कहानी के बारे में। ठेस कहानी में कहाँ के लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ठेस कहानी में कहाँ का वर्णन किया गया है? तो मिथिलांचल की लोक संस्कृति का वर्णन किया गया है। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था? वही पंचानन चौधरी के छोटे लड़के से लड़ाई झगड़ा हो गया और ऐसा बोला कि बेपानी, पानी पानी कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, है ना जी। तो पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को। सिरचन को घी के डाली के साथ क्या पसंद था? घी के डाली कहते हैं खखोरन, जो डेगची वगैरह में देखते सट जाता है ना, तो वो और चूड़ा, मजा इसको आता था। नेक्स्ट जी, सिरचन जाति का क्या था भाई? इस जाति का क्या था? कारीगर था। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। सिरचन को लोग क्या समझते थे? सिरचन को लोग चटोर समझते थे। नेक्स्ट, ठेस कहानी का पात्र कौन है? ठेस कहानी का पात्र मतलब उसका किरदार, इसमें कौन है? तो इसमें कौन हो जाएगा? सिरचन है। और मुख्य पात्र यही है, मुख्य किरदार, मरकजी किरदार सिरचन ही है। नेक्स्ट, ठेस शीर्षक कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी? माँ जो है क्या कर रही थी? पकवान बनाने में व्यस्त थी। मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज का दाम देने लगी थी?
तो सिरचन को तो सिरचन घर से भाग गया था ना, वो जो है उसकी जो है चाची क्या क्या बोली और सिरचन जो घर से फरार हो गया, छोड़ छाड़ के काम छोड़ के भाग गया। फिर लगा कि अब कैसे होगा कैसे बनेगा, तो सिरचन बना के लाया लास्ट दिन जब वो जा रही थी तब, तो उसको जो है मोहर छाप वाली धोती का कीमत जो है ना देने लगी थी। ठीक है, अशोक का शस्त्र त्याग वाला चैप्टर पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट चलिए, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा? तो सम्राट अशोक ने बोला था, ये क्या बोलते बौद्ध भिक्षु के सामने, क्या हम बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, जब तक मेरा शरीर में जान है प्राण है हम हिंसा नहीं करेंगे, मतलब जंग नहीं करेंगे। वैसे अशोक का नाम आता है युद्ध में, जंग में बहुत नाम आता है कि बहुत लोगों को कत्ल किया था इन्होंने। सोचिए 4 साल तक चला था कलिंग युद्ध, 4 साल तक कितना लोग मरा होगा 4 साल तक। नेक्स्ट है, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए थे? अशोक और सभी सरदार जो वस्त्र धारण किए थे पीले पीले कपड़े। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? जब अशोक ने जब शस्त्र को त्याग दिया, मतलब तलवार को त्याग दिया, अब युद्ध को त्याग दिया, उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? अब एक नाम आता है तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले, तिब्बत में जो अंग्रेज चाइना की तरफ पड़ता है, वो भारत तक चाइना के ही वो बीच का है भाग है, तो ये अतिश दीपंकर, क्या हो जाएगा? अतिश दीपंकर। नेक्स्ट है, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? अशोक का शस्त्र त्याग पे अहिंसा के महत्व है, अशांति के महत्व है, तो दोनों हो जाएगा। अशांति, सॉरी, तो अशांति, हाँ ठीक, अहिंसा के महत्व में। कहीं कहीं पे ऑप्शन दोनों आता है, अहिंसा और शांति लिखता है, तो दोनों देगा ऑप्शन में। ठीक है ना, वेरी नाइस, बहुत अच्छा जी। चलिए, टोटल हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं गया? 4 साल तक युद्ध हुआ था, तो कौन नहीं जीता गया था? कलिंग नहीं जीता गया था। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम बताइए। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है? कामता प्रसाद, ये तो हुंडरू है। फणीश्वर नाथ रेणु है ना जी, नहीं तो ठेस है, वंशीधर श्रीवास्तव, वंशीधर श्रीवास्तव है ना। देखिए ऑप्शन से हमको भी याद हो रहा है। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? कलिंग जो महाराज थे उसकी बेटी का नाम क्या था? पद्मा, पद्मा उसकी बेटी का नाम था। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? एक हथियार होता है जो इसको पकड़ के चलाते हैं, जैसे कि तलवार है, तलवार को पकड़ के चलाते हैं। एक हथियार है जिसको फेंक के चलाते हैं। देखिएगा योद्धा लोग के पास छोटा सा चाकू को रहेगा, यहाँ वहाँ नुका कर रहेगा, अब वो इमरजेंसी में निकालेगा और फेंक के वार करेगा, उसको बोलेंगे अस्त्र। तो अब तक हमने 100 क्वेश्चन पढ़ा है। अब आपको बताना है कि कितना गलती कितना हुआ इसमें, बताओ। गलती गिने आप लोग 100 में कितनी गलती की? क्योंकि सीरियल नंबर एक जैसा तो है नहीं, तो हम कैसे जज करें कितना सही हुआ? तो गिनती तो हो नहीं पा रहा, तो गलती अगर गिने तो बताइए 100 में कितना क्वेश्चन गलती किए? 1 2 3 4 5, कितना गलती हुआ है? चलिए बहुत अच्छा। अन्य, हबीबुल्ला, शहबाज, दानिश, अताउल्ला, 0 गलती। चलिए 10 गलती कर दिए। गलती बताना भाई, गलती सही नहीं बताना है, गलती वाला। अच्छा 13 गलती, 21, 10, इतना गलती हो रहा। अच्छा 1 2, ये सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इसको रिवीजन करने की आवश्यकता है। अगर गलती हो रहा तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी। तो देख रहे हैं मुश्किल से 1 2 गलती हो रहा है ना। किसी का 2 गलती, किसी के 4 5 गलती, 10 गलती पहुंच रहा है, तो सुधारिए उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि बुद्ध शरण गच्छमि किसने कहा था? बुद्ध शरण गच्छमि जो क्या बोलते हैं, जो धर्म बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं ना, तो उसको एक शब्द पढ़ाया जाता है। जैसे मुसलमान में हम लोग पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो उसमें ही बौद्ध धर्म भी एक शब्द है जो उसको पढ़ाया जाता है। तो बुद्ध शरण गच्छमि किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? अशोक ने कहा था। नेक्स्ट है कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता गया? कितना साल तक युद्ध हुआ था? 4 साल हुआ था। समय पकड़ में आना मतलब क्या होता है? अब देखिए जो अशोक है, अशोक को जबरदस्ती नहीं किया पद्मा ने। पद्मा तो लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन अशोक पता नहीं उसका दिल पिघल गया, क्या बोलिए, है ना, स्वयं अपने आप ही सरेंडर कर दिया। हमारे अम्मी बोलेगी सिलेंडर कर दिया, है ना। आप लोग घर में बोलते कि ना सिलेंडर कर दिया, सिलेंडर, अरे सिलेंडर कर दिया वो अपने आप को। सरेंडर क्या होता है? सरेंडर।
तो आत्मसमर्पण करना, तो इन्होंने खुद को आत्मसमर्पण कर लिया, स्वयं पकड़ में आना, ठीक है। मैं स्त्रियों पर शास्त्र नहीं चलाऊंगा, है ना, मैं स्त्रियों पर शास्त्र नहीं चलाऊंगा। राजकुमारी किसने कहा था? अशोक ने कहा था। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकली? स्त्रियों की सेना बाहर निकली थी। मैं सब स्त्रीवध नहीं करूंगा, किसने कहा था? ये भी अशोक ने कहा था कि मैं स्त्रियों पर हाँ शास्त्र नहीं चलाऊंगा। चलिए नेक्स्ट है, कलिंग संबंधित है, कलिंग का संबंध किससे है? पद्मा से है। नेक्स्ट बच्चों, 4 साल चला था कलिंग का युद्ध। नेक्स्ट है जी, सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश कौन देता है? तो अशोक कहता है कि हम अब त्याग देते हैं, युद्ध नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे सामने पद्मा खड़ी है और सभी सेना स्त्री के है, आज से युद्ध ही नहीं करेंगे भाई। अपना सेनाओं, अपने जितने सारे फौजी थे, सेना था, सबको हुक्म देता है, आदेश देता है कि भाई अशोक, है ना, अशोक बोलता है कि सबको फेंक दो तलवार, आज से युद्ध कोई नहीं करेगा। अच्छा दूसरी बात देखिए, उस समय का राजा भी कितना पावरफुल था भाई। अशोक ने मना किया तो सब मान गया। अशोक मना किया तो उसका जितना अंदर में जितना सिपाही लोग सब एक्सेप्ट कर ले, ठीक है बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे, है ना। ये तो बहुत जगह होता है, ला इसी को मार के खत्म कर दो। ये इतना मेहनत कर रहे, 4 साल से युद्ध चल रहा, और अशोक लास्ट में बोलता है युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन पावर था अशोक में, पावर, ठीक है ना जी, सब लोग स्वीकार, अशोक जैसे बोला वैसे सब लोग कर लिया, है ना। पद्मा का संबंध किससे है? तो कलिंग युद्ध से संबंध है। मुझे अपने पिता का बदला लेना है महाराज, किसने कहा था? पद्मा ने कहा था। दूसरे दिन प्रातः काल सम्राट अशोक के पास कौन आया था? उसका सेनापति आया था, सम्राट अशोक सेनापति आया था, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिंता ता चिता चिता चिंता ता, ये है इसी ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से जो चैप्टर है उसमें ये बताया गया है। चिंता, जिस किसी बेचारे को चिंता ने पकड़ लिया उसकी जिंदगी ही खराब हो जाती है। ये टेंशन नहीं लीजिए कभी, चिंता ज्यादा मत कीजिए, पढ़ते रहिए। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, किसने कहा था? नीत्शे ने कहा था। ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया कि जिसे किसी चिंता ने, जिसे किसी चिंता ने प्रचंड, जिसे किसी ने प्रचंड कहा सेंटेंस है, जिसे किसी को प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है, ठीक है। सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख शीर्षक पाठ से मिलती है। तो सही जीवन गुजारने का एक हमें सबक मिलता है, किससे? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता था? वकील साहब एकदम जलनखोर था, है ना, बीमा एजेंट से जलता था, बीमा एजेंट से जलता था। किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? पतन का कारण होता है सद्गुणों का ह्रास, उसके अंदर में अच्छे गुणों की कमी होना। अगर किसी के अंदर अच्छे गुणों की कमी है तभी वो पतन हो सकता है। आपके अंदर गुण है तो कभी भी हारिएगा नहीं, हमेशा जीतिएगा। ईर्ष्या का संबंध किससे बच्चों? ईर्ष्या का संबंध है प्रतिद्वंदियों से। ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से निबंध में हृदय पर दंश का दाह कौन भोगता है? तो जिसके हृदय में जन्म होता है ना, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास होते हैं हम। ईर्ष्या का संबंध होता है किससे होता है? तो प्रतिद्वंदिता से होता है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है ना, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। बहुत अच्छा सेंटेंस बोला, जिसको आप भलाई कर रहे हैं ना वही आपकी निंदा करेगा, आज नहीं तो कल। ये सच्ची बात है ना। तो ये किसने कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था। ईर्ष्या को क्या कहा गया? ईर्ष्या को कहा गया है अनोखा वरदान। क्यों? देखिए, जिसके अंदर में ईर्ष्या आ गया ना तो 2 टाइप का है, या तो ईर्ष्या उसको बर्बाद कर देगा या तो उसको बहुत आगे लेके चला जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें होता कंपटीशन। अगर किसी के दिमाग में कंपटीशन वाला ईर्ष्या आया कि हमको उससे आगे निकलना है, खूब मेहनत करके निकलना है आगे, तो ये ठीक है। अगर बोलिए सोचिएगा उसको कैसे हम हटा दें, कैसे उसको मतलब उसको गड्ढा खोद दे कि वो गिर जाए, तो फिर आप बर्बाद होइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा हुआ है? तो रामधारी से दिनकर के नाम से जुड़ा हुआ है। नेपोलियन भी स्पर्धा करता था। नेपोलियन किससे करता था? ठीक है, सीजर से।
ओके, नेक्स्ट है हमें नहीं होना चाहिए, हमें जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से पाठ के लेखक कौन है? फिर बाद में करे पड़ेगा चारों। नेक्स्ट है तो अच्छा, आप लोग को भी ऐड आ रहा क्या जी? ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से पाठ के लेखक कौन है? इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ओके, लेखक के अनुसार निंदा की माँ कौन है? निंदा की माँ है ईर्ष्या, क्योंकि ईर्ष्या से ही निंदा का जन्म होता है। निंदा बड़ी बेटी है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा है। ईर्ष्या तू न गए मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन था? वकील साहब के बगल में बीमा एजेंट था। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? तो जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, जिसके प्रति उसका जन्म होता है, दोनों एक ही बात हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बिहार में और एक कवि है। ठीक है, नेक्स्ट वकील साहब कैसा है भाई? वकील साहब बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला ईर्ष्यालु है। ठीक है, वो चाहता था कि उसका पैसा वैसा मुझे हो जाए, उसका गाड़ी भी मुझे आ जाए, मेरे पास आ जाए। ये था ईर्ष्यालु व्यक्ति। ठीक है, निंदा क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर क्या है? तो मूल रूप से देखा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर क्या है, वैसे तो देखिए निबंध लिखे हैं, लेकिन ये मुख्य तौर से एक कवि है। अपने कवि में इनका ज़्यादा योगदान रहा है, कविता में। ठीक है यार, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाती रहती है। किसने कहा था? नीत्शे ने कहा था। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने ओर कौन रहता था? घर के दाहिने ओर रहता था वकील साहब। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक निबंध ईर्ष्या तू न गए मेरे मन में किस पर टिप्पणी की गई है? तो टिप्पणी की गई है रोजमर्रा के व्यवहारों पर, जो रोज हमारे साथ गुजरते रहता है जिंदगी, है ना, उसी पे ना टिप्पणी की है। नेक्स्ट अब है विक्रमशिला। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखिए क्या बोलता है। प्राचीन काल में अंग महाजन पद के नाम से कौन मशहूर था, कौन लोकप्रिय था? तो भागलपुर में था भाई। भागलपुर को अंग महाजन पद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, भिक्षुक वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? तो जब भी कोई आदमी जाता था वहां पढ़ने के लिए ना, तो उनको शुरू शुरू में भिक्षुक वर्ग में रखना पड़ता था, मतलब एकदम दुनिया के मोह माया से दूर। ठीक है ना। तब जब वो परीक्षा पास कर लेता था, तब वो जो टीचर थे ना, जो शिक्षक थे जिसको आचार्य बोला गया, वो बेटा मानकर उसको पढ़ाते थे, पुत्रवत मानकर। सोचिए भाई, तो बहुत टफ था यहाँ एडमिशन लेना। और जिसका यहाँ एडमिशन हो जाता था समझिए कि कामयाब। आर्यभट्ट यहीं पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके आक्रमण से नष्ट हो गया था? तो तुर्कों ने इस पर आक्रमण किया था 13वीं सदी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? स्थापना किया था राजा धर्मपाल ने किया था, पाल वंश का राजा धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र रहा है? तो चूंकि यहाँ खुदाई हुआ था तो पता चला भाई गौतम बुद्ध की मूर्ति निकला था 4.5 फीट, तो पता चला बौद्ध काल के विश्वविद्यालय है। आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? आर्यभट्ट इसी से पढ़ के निकला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय से ही आर्यभट्ट ने पढ़ाई किया था। समझ आ रहा? तो जाके आर्यभट्ट क्या बने? खगोल विद्या। जो वहां से पढ़ के निकले कहीं न कहीं नाम रोशन किया ही गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ था? मतलब उसका स्थापना तो 8वीं शताब्दी में हुआ था बच्चों। 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे? 10,000 छात्र पढ़ते थे, 1,000 टीचर पढ़ाते थे। और जो कैंपस होगा, इतना बड़ा जो कैंपस होगा, उस कैंपस का मतलब जलवा होगा ना, माहौल कैसा होगा? अगर सब टीचर बाहर निकलते होंगे, खाली टीचर ही खाली बाहर निकल जाए तो समझ रहे 1000 आदमी, अगर पूरा स्टूडेंट अगर रूम से बाहर निकल जाए
तो खचा खच भरा रहता होगा, बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, इतने सारे लोग एक ही जगह है, तो ऐसा माहौल था वहाँ। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? इतना बड़ा विश्वविद्यालय था कि उसके अंदर में 6 गो विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कितने महाविद्यालय होगा, विश्व नहीं महाविद्यालय, ठीक है ना। तो उसके अंदर 6 महाविद्यालय मतलब 6 कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी के अंदर 6 कॉलेज था, इतना बड़ा था वो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्यपति कौन थे? तो हरिभद्र पहला आचार्यपति थे। विक्रमशिला में कितने अध्यापक थे भाई? तो 1000 वहाँ पे अध्यापक थे। विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा निकली थी? है ना, गौतम बुद्ध की प्रतिमा निकली थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त होते थे? इतना आबादी था भाई, टीचर 1000 टीचर, 10,000 स्टूडेंट, तो क्लास को मैनेज करने के लिए, टाइम टेबल को बनाने के लिए एक अलग से टीचर था, है ना। उसका काम था बस वही करना, टाइम टेबल बनाना, है ना, कक्षा की व्यवस्था करना, समय टाइम टेबल निर्धारण करना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में खुदाई से प्राप्त एक सील का सत्यापन हुआ था, एक पत्थर मतलब निकला था, ठीक है ना। तो पत्थर क्या था नहीं था उसका सत्यापन कौन किया था? वीर बज्र नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने किया था। चलिए अब आते हैं माँ की दादी की डायरी, दीदी की डायरी। डेढ़ सौ क्वेश्चन हो गया। एक काम है, अभी यहाँ पे क्लास ख़त्म होने के बाद कुछ देर में, आधा घंटा में क्लास ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको आना है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन में, वहाँ पे लंबी क्लास होगी। ये भी लंबी क्लास है, उर्दू क्लास हम अलग कर दिए थे, वैसे दोनों कंबाइन था, लेकिन बीच में हम ब्रेक ले लिए। अब ब्रेक हम क्या लिए कि सब ठंडा हो गया, हम ब्रेक लिए सब बच्चा ठंडा गया इसलिए हम इसको अलग वीडियो में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया था? भैया ने खाना बनाया था जब माँ को मलेरिया हो गया था। तो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देखकर संजू मचल गई थी? संजू देखा, जो जादू दिखाई थी दीदी ने, तो है ना, तो दीदी ने जब जादू दिखाई थी तो संजू जो है देखा रे, है ना, करिश्मा देखा, तो संजू जो है मचल गई थी। दीदी की डायरी में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा था? 3 जनवरी को कैसा दिन था? तो वो जनवरी उन्होंने पिकनिक मनाने के लिए गया था, 3 जनवरी को पिकनिक मनाने गया था वो, ठीक है। नेक्स्ट है, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली है? किससे मिली भाई? संजू जो डायरी लिखने की सीखा है, डायरी लिखने की जो उसको प्रेरणा मिली है, किससे सीखी है? तो एक तो दीदी से सीखी है, और दूसरा एक ऑप्शन का रहता है बापू से, ठीक है। दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है? ये एक नई विधा है, ठीक है ना। डायरी लिखना, डायरी की सारी बातें बताना, जैसे हमने कोई डायरी लिखा, उस डायरी को किताब में छाप दिए, ठीक है। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपनी डायरी को किताब में छापते हैं, तो एक नई विधा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, संजू स्वभाव से कैसी थी? संजू जो है हंसमुख लड़की थी, हमेशा हंसती खेलती रहती थी, गुलाब सी हंसती खेलती रहती थी। सत्य के प्रयोग पुस्तक की रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है क्या बोले, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। किससे किताब पढ़ने का शौक था? किसको शौक था? संजू को। इतना शौक था भाई कि जब संजू का बर्थडे आता था, हैप्पी बर्थडे जब संजू को होता था, तो हैप्पी बर्थडे में उसको किताब ही मिलता था गिफ्ट में, है ना। इतना शौक था पढ़ने का, और आज हमारे बच्चों को पढ़ने का शौक ही नहीं है चलिए नेक्स्ट है, भैंस से दूध लेना है या कशीदाकारी करवानी है? ये उसी डायरी में लिखा हुआ था ये, तो किसने कहा था? मालिक ने कहा था। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में हो गई थी? संजू की एक सहेली थी और उसको बचपन में ही पढ़ ही रही थी, शादी हो गई थी, नीलू की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े थे वो किस महीने के थे? जितने सारे पन्ने हमारे किताब में दिया हुआ है, सारे के सारे पन्ने जो है जनवरी महीने का था, है ना, जनवरी का था।
चलिए नेक्स्ट, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली थी बताइए। संजू को जो डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी बापू से, और बापू से भी और दीदी से भी। नेक्स्ट है, 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती थी, तो संजू 8वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। ओके, संजू पिकनिक मनाने कब गई थी बच्चों, 3 जनवरी को गई थी पिकनिक मनाने के लिए, 3 जनवरी को। नेक्स्ट है, किताबें पढ़ने का शौक किसे है, किसे था किताब पढ़ने का शौक, तो किताबें पढ़ने का शौक है किसको, संजू को किताबें पढ़ने का शौक। किसने हट करते हुए कहा था दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, जिद करते हुए, हट मतलब जिद करना, तो बोला अपने दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, तो संजू ने बोला था। क्योंकि संजू को डायरी लिखना था और संजू को पता नहीं चल रहा किधर से और किधर से छोर, है ना, कहाँ से शुरू करें कहाँ से ख़त्म करें कहाँ से शुरू होगा, तो कुछ आइडिया होता ना। तो किताब, आप दीदी की डायरी खुद का लिखा हुआ, उसने कहाँ लिखा है, तो डायरी को, अपना पर्सनल डायरी को थोड़ी दिखाता है जी। लेकिन फिर दीदी बोला ठीक है चलो ले, तो सब जनवरी का ही दिया हुआ था उन्होंने। स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती है, स्कूल में संजू को चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है, चुटकुला टाइप का, है ना। तोतो चांद नामक पुस्तक में किसकी कहानी है, एक किताब का नाम है तोतो चांद, और उसमें जापानी लड़की की कहानी है कि ट्रेन पे ही रहती है, ट्रेन पे ही पढ़ती है, ट्रेन चलती है, उसी में ट्रेन में उसको स्कूल है। ये अलग ही कहानी है इसकी। संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिला था, संजू को किताब पढ़ने का शौक था भाई, और उसको पुस्तक ही मिलेगा उपहार में, और क्या मिल सकता है। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 97 को कौन सा दिन था, 4 जनवरी को कौन सा दिन था, तो 4 जनवरी को था शनिवार था कि रविवार था जी, 4 जनवरी को रविवार था ना। चलिए सालेहा बेगम, तुम्हारा नाम ले लिए, हमद खान हो गया। चलो अब नाम लेते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा पढ़ाई कर लीजिए ना, फिर नाम लेते रहेंगे। ऐसे आज भी लंबी क्लास होगी, अभी ए ऑनलाइन सोल्यूशन पे क्लास होगी, साइंस मैथ सोशल का। प्लीज़ सारे बच्चे वहाँ पे आइएगा, आपसे दिल से गुजारिश है ना, कि सारे बच्चे वहाँ पे आना इस क्लास के बाद, है ना। संडे था ना, चलिए संडे, तो रविवार का दिन था। नेक्स्ट है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी, चुपचाप बैठी रहती थी कौन, नीलू, नहीं नीलू थी, मंजू ना, नीलू तो मंजू चुपचाप बैठी रहती थी, मंजू। यहाँ पे ऐसा ना संजू मंजू अंजू क्या क्या नाम है, ठीक है ना, तो मंजू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चैप्टर है दीन बंधु निराला, दीन बंधु निराला, ठीक है ओके। सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, लेकिन अभी आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव आपका ज़्यादा होगा, ठीक है। हाँ, दीन बंधु निराला। चलिए एक देखिए यहाँ पे वाक्य है, यथा नियुक्तिस्मित तथा किरोसिन, ये जो वाक्य जो लिखा हुआ है इसका मतलब असल में मुझे भी नहीं मालूम है, हमने देखा भी नहीं क्या है, किस शब्द में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो वाक्य है ना, ये किसने परिवार किया, तो दीन बंधु निराला होगा, चूँकि चैप्टर वही है। दीन बंधु निराला पाठ के लेखक कौन है, इसके लेखक है आचार्य शिवपूजन सहाय। नेक्स्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका असल नाम है, पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके जीवन के इनका व्यक्तित्व है, इनका जो नेचर है, इनका जो कैरेक्टर है, उनका जीवन कैसे गुजरा, कैसे लोगों से व्यवहार वो करते थे, उस सारी बातों को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना, दीन बंधु निराला वाला चैप्टर में। बहुत अच्छे लोग थे ये। कलकत्ता क्या है, कलकत्ता में क्या है, अच्छा कलकत्ता क्या है, अच्छा कलकत्ता एक महानगर है, ऐसा किताब में दिया हुआ है। इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं, एक ऐसा पेड़ जो आपकी इच्छा को पूरी करते हैं उसको बोलते हैं कल्पत्रु। क्या बोलते हैं, कल्पत्रु। कल्पत्रु मतलब होता है कि इच्छा पूरा करने वाला। आराम ये जो निराला साहब भी वही थे, कल्पत्रु थे, ठीक है। निराला जी भी क्या थे, कल्पत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन बंधु दमकती दारिम दसनावली किस पाठ से संबंधित है, दीन बंधु निराला से संबंधित है। भगवत विभूतियाँ किसे खूब मिली थी, निराला जी को खूब मिली, मतलब प्यार मोहब्बत लोगों से, है ना।
कोलकाता में क्या है, कोलकाता में कौन सा मंदिर है, मंदिर का नाम दिया हुआ है, मीनाक्षी मंदिर, स्वर्ण मंदिर, बेलूर मठ, अमरनाथ। तो बेलूर मठ जो है कलकत्ता में है, ठीक है। नेक्स्ट है याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे। याचकों मतलब क्या होता है, जो मांगने के लिए आया है कि हाँ निराला जी मुझे ये दे दीजिए, मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे। तो कल्पतरु थे, जो मांगते थे सब देते थे। कपड़ा तो कपड़ा, चद्दर तक ले चल जाता था, चद्दर, तकिया, खटिया सब ले जाओ, सब गरीब को बांट देता था, है ना। तो ऐसे व्यक्ति थे ये दीनबंधु निराला। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। दीनबंधु निराला पाठ की विधा क्या है, ये एक निबंध है, ठीक है ना, एक निबंध है। नेक्स्ट है आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ कौन है। आचार्य शिवपूजन सहाय ने जो चैप्टर लिखा है उसका नाम है दीनबंधु निराला। दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है, किसके नाम के साथ दीनबंधु लगा हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दीनबंधु उसी को बोलते हैं, मतलब दिनों का सच्चा बंधु होना, अपने मजहब के प्रति सच्चा होना, है ना, उसको दीनबंधु बोला गया है। किसके पास धन अल्पावधि तक ही टिकता था, पैसा तो आता था, है ना, लेकिन जो है टिकता नहीं था। कौन सा चैप्टर में 7 नंबर क्वेश्चन गलती हो गई जी, कौन चैप्टर, यही चैप्टर में। अच्छा नेपाली नेपाली जी पे टिक लगा दिए। आपकी आंखें मानो कि हिरनी की आंख है, इतना तेज। चलिए बहुत अच्छी बात है, तुरंत पकड़ लेते हैं भाई। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो पैसा तो आता था लेकिन बहुत कम समय तक टिकता था, किसके पास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पास। विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे। तो विवेकानंद सोसाइटी था, वहाँ पे सन्यासों, जो सन्यासी लोग थे उसके साथ भी ये निराला जी जाया करते थे। ओके भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। अगर भगवान को, अल्लाह ताला को खुश करना है तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप जो है दिनों का सच्चा बंधु हो जाओ, मतलब सच्चे इंसान बन जाइए। सच्चा इंसान बन जाइएगा तो हो जाएगा, है ना जी चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट बोला गया खेमा, अगला चैप्टर खेमा से है। लगभग हर चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन है, ठीक है ना, हर चैप्टर से मिला जुला के इम्पोर्टेंट। खेमा, बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है। बाल मजदूरी पर कहानी कौन है, वो खेमा नाम के, खेमा एक लड़का है, उसी पे कहानी है। मुक्ता काशी होटल के मालिक का नाम क्या था। तो एक होटल का नाम है मुक्ता काशी, और उसी होटल का जो मालिक था कसारा था। इसको अकेला काम करने मन नहीं लगता था, शर्म आता था इसको चाय बढ़ाने में, तो जाके खेमा को लाया कि चलो भाई तुम चाय बढ़ाओगे, बर्तन धोना है। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे। किसने कहा था। तो लेखक जो देखा था खेमा को कि भाई इसको जो है डांट रहा, मार रहा, चप्पल भी नहीं लाग दिया है, तो भाई इसको बहुत दुख हुआ। पता किया कि इसका घर कहाँ है, तो पता चला कि भाई इसका घर यहाँ। तो गया उसके बाप के पास, मिला, बोला हम इसको पढ़ाना चाहते हैं, तो खेमा को वहाँ से लाइए। तो उसका पिताजी बोला ठीक है, जो खेमा कसारा जो हमको पैसा दिया था खेमा के बदली, उसको पैसा लौटाना पड़ेगा, है ना। तो खेमा के पिता ने बोला था। नियति का अर्थ क्या होता है, नियति, है ना। नियति मतलब क्या होता है, नियति मतलब होता है किस्मत, भाग्य, है ना। किस कारण खेमा की पिटाई की गई थी। खेमा एक बार जो है बर्तन नहीं साफ कर पाया था, भूल गया था, है ना, तो उसके कारण क्या किया, उसको पीटा भी, यही बुरा लगा उसको। आगे बढ़ते हैं कि खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटे को बेच दिया। 4 बेटों को उन्होंने बेच दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में क्या है। खेमा का जो मेन चैप्टर में जो मेन बातें हैं ना, वो मुख्य बातें हैं बाल मजदूरी। अगर खेमा कहानी का नाम खेमा ना रख करके बाल मजदूरी रखता तो और बेहतर होता क्या, क्योंकि है तो खेमा ही मुख्य किरदार है, लेकिन बाल मजदूरी भी उसका जो है मुख्य बातें इसमें आता है। पूरा टॉपिक का मेन पॉइंट है बाल मजदूरी। नेक्स्ट है खेमा कितने वर्ष का दिखता था। खेमा जो है 8-9 वर्ष का दिखता था, ठीक है जी। मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन था बच्चों, कसारा जो है उस मालिक का, उसका मालिक था। ग्राहकों को चाय कौन देता था, तो खेमा जो है चाय देता था ग्राहकों को। मुक्ता काशी होटल के छींका में कितने गिलास थे। छींका आपने देखा होगा, जो चाय वो जहाँ पे चाय वगैरह बनता है ना, तो देखिएगा चाय वगैरह ले जाने के लिए
अलग अलग बना रहता है ऐसे, है ना, देखे होंगे ऐसे ऐसे बना रहता है। इसमें चाय का गिलास रखता है और उठा के ले जाता है, उसको छींका बोलता है। तो 8-10 गिलास उसमें पड़े हुए थे। खेमा की लंबाई क्या थी? खेमा की लंबाई थी लगभग 3.5 फुट ना, 3.5 फुट, 3.5 4.5 है जी। खेमा की लंबाई कितनी थी? अरे बाप रे, तीता इसमें मिला हुआ है। ओ भाई साहब, पूरा मिर्च ही मिला हुआ है। साढ़े तीन के 4.5 कंफ्यूज हो रहा है। 3.5 फीट क्या हुआ? नेक्स्ट है, कसारा से बात करने के लिए कितने घंटे बाद जो खेमा लेखक के पास पहुंचा? तो कसारा से बात किया उसके पिताजी, तो आधा घंटे बाद जो है खेमा पहुंच गया। मुक्ताकाशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया था? खेमा को लाया था। चलिए अब यहां से गधांश शुरू होगा, गधांश, पधांश, पधांश। अब यहां से पधांश शुरू होगा, कविता का सेक्शन यहां शुरू होगा। नहीं नहीं नहीं, हौसले की उड़ान तो निबंध है ना, अभी हौसले की उड़ान बाकी है। आइए पढ़ते हैं। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया था भाई? तो बिहार की बेटियों को। नेक्स्ट, बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया किसमें? हौसले की उड़ान में। गुड़िया का घर कहाँ है? गुड़िया का घर जो है रोहतास जिला में है ना जी। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? कदम बड़ी होकर जो है डॉक्टर बनना चाहती है। गुड़िया अध्यापक बनना चाहती है। कदम जो है मुंगेर के रहने वाली थी। ये सब सवाल एग्जाम में आया है। ओके, इसे पढ़ाते पढ़ाते देखो मुझे याद हो गया। देखिए है ना, कदम किस जिले की रहने वाली थी? मुंगेर के रहने वाली थी। सोनी ने पूरे जिला में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो पहला स्थान। 400 मीटर में भी और 1600 मीटर में भी पहला स्थान प्राप्त किया था सोनी ने। नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई थी? तो कदम, कि हम भाई काम करने नहीं देंगे बच्चा लोग को पढ़ने दो पहले। हाँ, नेत्री के रूप में। नेक्स्ट है, जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? तो जैनब जो है कराटे का ट्रेनिंग देती है। पाठ में निबंध कौन है? तो निबंध यहाँ पे हो जाएगा हौसले की उड़ान। कदम किस जिले के रहने वाली थी? कदम जो है मुंगेर के रहने वाली थी। नेक्स्ट बच्चों, उत्प्रेरण केंद्र बंद हो जाने पर के बाद गुड़िया ने अपना नामांकन कहाँ करवाया था? तो गांव के स्कूल में, अपने ही स्कूल में एडमिशन करवाया था। राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनकर जमालपुर कौन गई थी? जमालपुर गई थी सोनी। एथलेटिक्स में, दौड़ में सोनी गई थी, है ना। जैनब खानम की माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था फूल बीबी। नेक्स्ट है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ में किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो गुड़िया के माता पिता। और गुड़िया ने पता क्या किया? माता पिता को दोनों को रूम में बंद कर दिया। किसी कारण से रूम गया होगा उसके माँ बाप कोई काम से, आइका की बाहर से गेट लगा दी, ताला मार दी, चल गई, किताब उठा के चल गई पढ़ने के लिए। बोला भी नहीं, देखा कि इसका माँ बाप पढ़ने नहीं दे रहा था, है ना। तो सोचे ऐसा पढ़ाई का जुनून, है ना, माँ बाप मना करे फिर भी जो है बच्चा चल गया पढ़ने के लिए, माँ बाप को बंद करके। आजकल के माँ बाप तो बोलता भी है तो सुनता नहीं है बच्चा, है ना जी। माँ बाप बोलते रहता है, अरे पढ़ रहे बेटा, पढ़ रहे बेटी, लेकिन काहे को पढ़ेंगे भाई, है ना। ये माँ बाप को बंद कर दिया, चल गई पढ़ने के लिए। 2 दिन बाद मालूम चलता कि बेटी गई पढ़ने के लिए। तो ये पढ़ाई का जुनून कहानी लेकिन बहुत अच्छा, जो भी लिखा है बहुत बेहतरीन से लिखा है। नेक्स्ट है, कदम अपनी उम्र के बच्चों से क्या है? अलग है। सब बच्चे इसमें तो डिफरेंट है। प्रधानमंत्री बनती है। कदम के पिता का नाम क्या है? जितेंद्र मांझी इनके जो है पिता का नाम है। शोषितों वंचितों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो बोलता है कि
मनोचित, जो शोषित लोग हैं, जिसका शोषण किया जा रहा है ना, जो वंचित है, जो गरीब है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मनोचित, मतलब जैसा हो सके, जितना उचित हो सके वैसा व्यवहार करना चाहिए। अब है जन नायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे। हम तो भूल ही गए कि बेटा बनारसी अभी आया भी नहीं और हम कविता में घुस रहे थे। अभी बेटा बनारसी हमारे भाई बाकी है ना, अभी बीमार पड़े हुए, हम जाएंगे हम लोग वहाँ से मिलने के लिए। अभी बेटा बनारसी बीमार पड़े हुए हैं, हम लोग जा रहे हैं, उसी की तरफ बढ़ रहे हैं और मिलेंगे, बेटा बनारसी से हाल चाल पूछेंगे, फिर कविता की दुनिया में घुस जाएंगे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ता जो है, सक्रिय सदस्य कौन थे? तो ये कर्पूरी ठाकुर इसके सक्रिय सदस्य। देखिए, आजाद दस्ता गुप्त पुलिस संगठन है, छुप करके लोगों को ट्रेनिंग मिलता था पुलिस का। तो आजाद दस्ता का गठन किया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। लोकनायक, इसको बोला गया लोकनायक, इसको बोला गया जन नायक, ठीक है, जन नायक बोला गया कर्पूरी ठाकुर को। चलिए नेक्स्ट बाबू, गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया? जब कर्पूरी ठाकुर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया तो उसको दरभंगा जेल में डाल दिया था। लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? यहाँ पे छूट गया, ओनली फॉर ऑफिसर्स, लिफ्ट के ऊपर लिखा था। तो जब ये सचिवालय पहुंचे थे कर्पूरी ठाकुर, तो देखा ये क्या लिखा हुआ, ओनली फॉर ऑफिसर्स, मतलब केवल ऑफिसर लोग ही जाएगा लिफ्ट से और जो कर्मचारी लोग नहीं जाएगा। उसको खराब आया, बोला ये सही रूल नहीं है, सबके लिए होना चाहिए भाई, जिसको जैसे मर्जी जाने का जाएगा, है ना। तो हटवा दिया, उन्होंने हटवा दिया और बोला सबके लिए जाओ, सब जा सकता है। श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? पितौंजिया गांव में, 1921 में ना, 1921 में। पहली बार कर्पूरी ठाकुर कब गिरफ्तार किए गए थे? तो पहली बार गिरफ्तार किए गए थे 23 अक्टूबर 1943 को। 1942 में, 1942 वाला जो हो रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया था 1943 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहला जो आम चुनाव था 1952 में, और इसी पहले आम चुनाव में इतना बेहतरीन इन्होंने काम किया कर्पूरी ठाकुर कि पहले ही आम चुनाव में जीते और विधायक बने, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? 2 बार बने थे मुख्यमंत्री। 1970 में बने थे एक बार, और एक बार 1977 में, एक बार 70 में, दूसरा बार 1977 में। कर्पूरी ठाकुर जो है, कर्पूरी ठाकुर आईए की परीक्षा कब पास किए थे? आईए इंटर की परीक्षा 1942 में पास किए थे। 42 में इंटर का एग्जाम दिए, उसी एग्जाम के बाद जो है ग्रेजुएशन नाम लिखाए, नाम लिखाया ही है था, फिर छोड़ दिया पढ़ाई कि हम जाएं पहले अपना देश को आज़ाद कराएंगे तब पढ़ेंगे। और अब हमारा देश आज़ाद हो गया, अब हमको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, अब हमको पढ़ने की ज़रूरत है। लोगों ने छोड़ करके देश को आज़ाद करवा दिया, पढ़ाई छोड़ करके देश को आज़ाद करा दिया, और अब हमें ज़रूरत है कि हम पढ़ें लिखें और भारत को सुंदर बनाएं, है ना। इन लोगों ने अंग्रेजों को मार के भगाया, अंग्रेजों की गुलामी के चंगुल से हमें आज़ाद करवाया, अपना जीवन बलिदान कर दिया, और अब हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग पढ़े लिखे और देश का नाम रोशन करें, क्या। चलिए नेक्स्ट है, प्रतीक्षा मतलब क्या होता है? प्रतीक्षा मतलब होता है इंतजार, प्रतीक्षा मतलब इंतजार। कर्पूरी ठाकुर पहली बार किस जेल में गए थे? पहली बार इनको जब जेल में डाला गया था 23 अक्टूबर 1943 को, तो दरभंगा जेल था, दरभंगा जेल में। नेक्स्ट, कर्पूरी ठाकुर जब गांव की पाठशाला में दाखिल करवाया गया तब उसकी उम्र कितनी थी? 5 साल के थे वो, है ना। 5 साल की उम्र में उनको पाठशाला में भर्ती कराया गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने थे? एक बार ये बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे 1967 में। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग दिया था, कब त्यागा था? 1942 में ही एडमिशन लिया, एग्जाम के बाद, इंटर के एग्जाम के बाद कॉलेज को ही त्याग दिया। 1952 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए थे, कहां से? तो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, तो समस्तीपुर जिला है और ताजपुर विधानसभा होगा उसका क्षेत्र। कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था भाई? ये बिहार के रहने वाले थे, ओके, बिहार में जन्म हुआ था। 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे 67 में उप मुख्यमंत्री? तो श्री कर्पूरी ठाकुर। चलिए नेक्स्ट है, किसने हैजा पीड़ित
व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर उसे अस्पताल पहुंचाया। तो ये मुख्यमंत्री है भाई, जो हैजा पीड़ित आदमी को उठाया कंधे पे, कोई गाड़ी घोड़ा का रास्ता नहीं था, पैदल लेके गया हॉस्पिटल। तो ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, है ना जी। आजकल तो मत पूछिए, कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी भारत माता स्वतंत्रता की पीड़ा से कराह रही है और मैं विद्याभ्यास के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखूं। ये बोला था कि भारत माता स्वतंत्रता होना चाह रही है, आज़ाद होना चाह रही है, और हम पढ़ें? हम नहीं पढ़ेंगे भाई, पहले आज़ाद करवाएंगे, है ना। तो किसने कहा था? जननायक कर्पूरी ठाकुर। मयस्सर मतलब क्या होता है? मयस्सर मतलब होता है उपलब्ध, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर को विपक्ष के नेता के पद से कब हटाया गया था? तो विपक्ष के नेता ही बने थे ये, तो 12 अगस्त 1987 को इनको हटा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट है, कर्पूरी ठाकुर ने दरभंगा में कुव्यवस्था के खिलाफ किसे संगठित करना शुरू कर दिया था? तो दरभंगा जेल में डाला गया था। और दरभंगा जेल का रूल नियम भी होता है, खान पान भी वहाँ मिलना चाहिए सही से ही। जेल में जो कैदी बंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जेल है तो जेल बंद है तो वो बंद रहेगा, उसको खाना पीना नहीं मिलेगा। खाना पीना सही से होना चाहिए, उसको खाना पीना सही नहीं मिलता था। तो सब कैदी लोग वहाँ भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, है ना। वहाँ भी कैदी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, सब कैदी को इकट्ठा कर दिया था। तो अंग्रेजों ने देखा भाई कि दरभंगा जेल के अंदर भी आके जो है ये कैदियों को जो इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना। तो कैदियों को इकट्ठा किया था। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ था? तो इनको हृदय घात हो गया था, हार्ट अटैक आ गया था, है ना। चलिए चिकित्सा का चक्कर आ गए हम लोग बेढप बनारसी के पास। चलिए बेढप चाय वगैरह ले लिए हैं, चाय और नाश्ता बेढप बनारसी के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। और मिलते हैं इनसे, जो बेचारा बीमार पड़े हैं ना, इनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, बिस्कुट खाने को नहीं मिल रहा, इनकी बीवी मालिश नहीं कर रही है, इनको कोई पूछने नहीं आ रहा। तो भाई चलो हम लोग पूछ लेते हैं। चाय मेरे पास आया हुआ है, थोड़ा मैं चख के देख लेता हूँ मीठा है कि नहीं है। नहीं तो फिर जहाँ मीठा नहीं रहेगा तो फिर वो बहुत कुछ बोल देता है ना, इसीलिए। ओ भाई बहुत मज़ेदार है। बेटा बनारसी को पसंद आएगा। चलिए अब आइए आगे चलते हैं। लेखक बेढप बनारसी के ने कितने रसगुल्ले खाए थे? तो ये 6 रसगुल्ले खाए थे और प्लस 12 पूड़ी खाए थे। 12 पूड़ियाँ, 6 रसगुल्ले 12 पूड़ियाँ खाए थे। आप लोग की तरफ से भी दे दे क्या जी, कि हमारे इतने सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी तरफ से भी हो जाए। एक काम करते हैं, बेढप बनारसी को खाली कप देते हैं, मजाक करते हैं। वो सब मजाक कर रहे हैं ना, बेढप बनारसी भी तो मजाक कर रहे हैं, झूठ मूठ के बीमार पड़ के नाटक कर रहे हैं। और हम लोग भी करते हैं, एक बार खाली कप देते हैं उसको। फोन करो उसको। ओके नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक बेढप बनारसी को कितने बजे नींद खुली थी? बेचारा जो है इनको जो है 3 बजे रात को पेट दर्द होना शुरू हो गया, तो नींद खुला भाई क्या हो रहा भाई, फिर लगा चलो मेरा मिशन कामयाब हो गया, हमने जो चाहा था वही शुरू हो गया। लेखक बेढप बनारसी के यहाँ वैद्य जी आए थे देखने के लिए। वैद्य जी कैसे आए थे पता है? पालकी से, जैसे दुल्हन आती है ऐसा था वैद्य जी, मतलब उसका औरा था क्या, है ना, औरा था वैद्य जी का कि पालकी से जाएंगे। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ क्या है? ये जो हास्य व्यंग है, हमको हंसाता भी है और व्यंग भी, तंज भी कस रहा है डॉक्टर पे, इसको बोला गया हास्य व्यंग। नेक्स्ट, दंत चिकित्सक ने लेखक के प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी मांगी? कितना था? 3 रुपया जी, एक दांत तोड़ने का 3 रुपया ना, 3 रुपया मांगा था। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। किसमें? चिकित्सा का चक्कर में, मतलब बेढप बनारसी को नानी की मौसी देखने आई जो कभी नहीं देखने आती थी, ठीक है। लुकमान का नाम क्या था? लुकमान भी आया था, जिसको हकीम बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, राय कृष्ण दास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते थे? 9 बार दाढ़ी बनाते थे राय कृष्ण दास, हफ्ते में 9 बार। ओके, डॉक्टर चूहा नाथ देखिए
ना ये कहानी में जो है ना, ये बेटा बनारसी में जो नाम है ना, नाम भी ऐसा चुना ना, जो डॉक्टर का नाम और डॉक्टर के किरदार जो पढ़ के हंसी आएगा। अब वैद्य ही पालकी से आए, पालकी से कौन आएगा भाई, प्लस सरकारी अस्पताल का डॉक्टर इक्का से आ रहा है ना, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग चीज़ बता रहा हूँ। तो ऐसा डिजाइन से लिखा ना कि समाज को पूरा एकदम दिखा दिया, आईना दिखाया इन्होंने, है ना। तो चूहानाथ, देखिए चूहानाथ कतरजी कहाँ से पढ़ के आया था, नाम देखो, नाम से कुछ नहीं होता है, नाम है चूहानाथ। पढ़ाई कहाँ किया पता है, लंदन से पढ़ाई करके आया था वो, FRCS की पढ़ाई, डॉक्टरी पढ़ाया होता है FRCS, लंदन से पढ़ के आया था। तो नाम पे मत जाना बच्चा, नाम चूहानाथ रहे चाहे बंदरदार रहे, ठीक है, जैसा नाम रहे नाम पे मत जाना, काम पे जाना, ठीक है। बेटा बनारसी की रचना क्या है, ये रचना क्या है, चिकित्सा का चक्कर, खुद लिखा उन्होंने कि चिकित्सा का चक्कर द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है, तो बेटा बनारसी ने ही लिखा था इसको। किस पाठ की विधा व्यंग है, तो बेटा बनारसी वाला चिकित्सा का चक्कर। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक में हकीम साहब के लिए सर पर, हकीम साहब के सिर पर क्या था, बनारसी लोहे की तरह टोपी। देखिए हकीम साहब बनारस के थे, है ना। नेक्स्ट है जी, किस लेखक ने व्यंग के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है ना। तो ये हो जाएगा बेटा बनारसी ने। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आए थे, देखिए आए थे इक्के से, टमटम गाड़ी से आए थे, स्पेशल सवारी इसका। इसमें 1000 लाइक हो जाएगा जी, 1000 लाइक तो आप लोग पार कर दीजिएगा, उम्मीद है। दबा के कीजिए लाइक वाक, थोड़ा सा दबाइए लाइक को, जो लाइक नहीं किए सारे बच्चे एक बार तुरंत लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में डॉक्टर साहब लेखक को किस दुकान से दवा मंगाने को कहते हैं, तो कहते हैं चंद्रकला फार्मेसी से दुकान मंगाना। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में किसे सिनेमा देखने जाना था, अब इसकी बीवी भी जो खर्चीली थी, इनको जाना था सिनेमा देखने के लिए, कहाँ, लेखक की पत्नी को सिनेमा देखने जाना था। लेखक बेटा बनारसी के घर पर प्रसाद जी के यहाँ से कहाँ से रसगुल्ला आया था, तो बाग बाजार से आया था रसगुल्ला। डॉक्टरों की फीस किस समय बढ़ जाती है, तो कहता है रात में डॉक्टर की फीस बढ़ जाती है ना, रात में डॉक्टर की फीस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, हकीम साहब क्या पहने हुए थे, देखिए चिकन का बंदरदार कुर्त, बंदरदार टाइप का कुर्ता था। गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, खतरनाक वाला ये बताया अपना नुस्खा, है ना, प्रकृति चिकित्सा वाले चिकित्सक ने। अब आते हैं यहाँ से कविता पाठ शुरू हो जाता भाई, अब यहाँ से कविता पाठ शुरू होता है। तो यहाँ से कविता शुरू होगा। कविता में ज़्यादा सवाल नहीं है, ज़्यादा कहानी से ज़्यादा प्रश्न आता है, कहानी वाला ज़्यादा सवाल आता है, कविता से ज़्यादा प्रश्न नहीं आता, लेकिन फिर भी जितना क्वेश्चन है हम उसको पढ़ लेते हैं। 100 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, पूरा कविता मिला लेंगे तो, है ना। चलिए तू जिंदा है तो, देखिए तू जिंदा है तो जो कविता की कवि क्या गुजर जाने की बात करता है, तो कष्ट और जुल्म में गुजर जाने की बात करता है। तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है, तो लेखक है शंकर शैलेंद्र। चलिए स्पीड बढ़ते हैं। तू जिंदा है तो कविता के कवि ने हमें क्या संदेश दिया, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है ना। कारवां को किसका इंतजार है, कारवां को मंजिलों का इंतजार है। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है, स्वर्ग को जमीन पर उतारने को कहता है कवि, कि स्वर्ग कहीं पर है तो जमीन पर उतार ला। कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारने की बात करता है, तो जमीन पर स्वर्ग उतारने की बात करता है। तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे, तो हम जो है मुसीबतों के सर कुचल कर साथ चलेंगे। जमीन के पेट में पली अगन पले है जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज। ये जो पंक्ति है तू जिंदा है तो कविता में है। बुरी है आग पेट की बुरे है दिल के दाग, ये जो पंक्ति है, जो लाइन है तू जिंदा है तो कविता से। यकीन मतलब क्या होता है बच्चों, यकीन मतलब होता है भरोसा। करमवीर, अब देखिए यहाँ पे कितना क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन तक, तू जिंदा है तो से ऐसे 10-12 क्वेश्चन करके रहेगा। नेक्स्ट है, करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं, तो करमवीर जी नहीं चुराते हैं।
आज करना है जिसे करते हैं आज ही, किस कविता की पंक्ति है? और वो है करमवीर का। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते हैं, करमवीर का ये कविता है। देखकर बाधा विविध बहुत बहु विघन घबराते हैं नहीं, किस कविता का है? तो ये है करमवीर का। सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? तो करमवीर। करमवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देती है बच्चों? चांदनी। कर्म की प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है सफलता, है ना। नेक्स्ट, जंगलों में भी महामंगल कौन रचाते हैं? तो करमवीर मचाते हैं। करमवीर पर्वतों को काटकर क्या बनाते हैं? पर्वतों को काटकर जो है सड़क बनाते हैं करमवीर। करमवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? कर्मशील लोगों की बात करती है, जो कर्मशील है, जो काम करने वाला है। असंभव को संभव कौन बनाते हैं बच्चों? तो करमवीर ही तो है, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है। कभी सोचा था कि हम रहेंगे दादी घर में, तुम रहोगे नानी घर में, हेलो करेंगे, सुन लेंगे? नहीं सोचा था। लेकिन आज अमेरिका में है, हेलो आवाज़ तुरंत चल जाता वहाँ। ये कौन किया? करमवीर ही तो किया, जो कि इम्पॉसिबल था। प्राचीन समय चल जाइए, अगर कोई बोलता होगा कोई बच्चा, ए दादी हमको यहाँ से हेलो करेंगे, तो वहाँ तो सुन लीजिएगा, वहाँ से तो मारेगा दू झापड़। ये कौन आदमी बच्चा है रे? कैसे सुन लेगा? कैसे सुन लेगा? हो ही नहीं सकता है। कैसे हो सकता है? आज भी सोचिए ना तो अजूबा लगता है, आज भी, अभी भी सोचने पे अजूबा लगता है भाई, कैसे सुन लेता है यार? आवाज़ सुन लेता है, आवाज़ चल जाती है, हम फ़ोन करते हैं आवाज़ चल जाती है, कैसे? ये है क्या? बहुत ही ताज्जुब लगता है, आंसर नहीं मिल पाता इसका। तो वैज्ञानिकों ने अपना टेक्नोलॉजिया इस्तेमाल किया है ना। असंभव को संभव बनाता है करमवीर। बड़े न हो जाए गुवन बिनु बिरद बढ़ाए पाए, ये जो है बिहारी के दोहे में है। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? धतूरा और सोना में। बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है बच्चों? 3 तरह के दोहे। मेरी भाव बाधा हरा और राधा नागरी सोए, ये जो है बिहारी के दोहे से लिया गया है। रीति काल के प्रसिद्ध कवि कौन है भाभी? रीति काल के प्रसिद्ध कवि है बिहारी। किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? गुण के बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता। चलो नेक्स्ट, देव जो देता है उसे क्या करने को कहता है बिहारी? जो देता है उसे ले लीजिए, दुख दे रहा है चाहे सुख दे रहा है, ले लीजिए। बिहारी के अनुसार राम कैसे खुश होते हैं? भगवान अल्लाह ताला तो सच्चाई से, अगर सच्चे रहोगे तभी खुश होगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, है ना, ये किसमें बोला गया है? बिहारी के दोहे में। दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किसमें लिया गया है? तो बच्चे की दुआ में बोला गया है। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब, ये जो है किसमें है? तो बच्चे की दुआ में। बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? उसका जीवन, उसके जीवन सुख में बीते, ये दुआ करता है ना। जीवन जो है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, किस पाठ में है? ये जो है बच्चे की दुआ वाला चैप्टर में है। कवि अल्लाह से किस चीज़ से बचाने की दुआ करता है? अल्लाह से बुराई से बचाने की दुआ करता है। ज़ईफ मतलब क्या होता है बच्चों? ज़ईफ मतलब विरुद्ध होता है। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल है। मोहम्मद इकबाल अपने दम पर किसका अंधेरा दूर करना चाहता है? दुनिया का अंधेरा दूर करना चाहता है। नेक का अर्थ क्या होता है? नेक मतलब होता है अच्छा, है ना। बच्चे की दुआ क्या है? एक जो है प्रार्थना गीत है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, ये बच्चे की दुआ में बोला गया है। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में बच्चे कैसी राह पे चलने की दुआ मांग रहे हैं? तो नेक राह पे चलने की दुआ मांग रहे हैं। हो मेरा दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, है ना। तो बच्चे की दुआ में ये पंक्ति है। कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में है, खास तौर पर है कि उल्लेखनीय उसका भाव बोध ना सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उपादेयता यथावत है समकालीन समय से। मतलब अभी भी वही बात हो रहा है, अभी वही बात हो रहा है जो कबीर ने जो पहले बोला था, अभी वही फॉलो हो रहा है कि लोग आखिर कागज की लिखी बात को मान रहा है, आंख से देखी बात को नहीं मान रहा है ना। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका भीतर साक्षात्कार की बात किसने कही थी? कबीरदास ने कहा था कि भीतर ही देखो, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, पहले अंदर तो ढूंढ लो,
मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में हूँ, ये कबीर के पद से लिया गया है। जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाए उसे बोलते हैं निर्गुण भक्ति धारा, और साकार होगा तो सगुण हो जाएगा। कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन है, रूढ़िवाद विचारों में, और दूसरे पद में ईश्वर को बाहर ढूंढने के बजाय अंदर वाला, है ना। कबीर ने बाह्य आडंबरों और एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया, करारा प्रहार किया। जो बाह्य आडंबर मतलब जो ढकोसलागिरी करता है, जो दिखाता कि हम बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हैं और खुद ही धर्म को फॉलो नहीं करता है, उस पे करारा प्रहार किया है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मोको किसको कहा गया है, तो भगवान को कहा गया है। कबीर के पद के रचनाकार कौन है, तो कबीरदास खुद ने ही लिखा है इसको। कबीर के कागज की लेखिक जगह पे आखिन देखी की बात की कबीर ने। ओके, मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता है कागज की लिखी, कबीर के पद से लिया गया है। कागज मतलब क्या होता है, कागज मतलब कागज होता है। नेक्स्ट है भक्ति काल के कवि कौन है, तो हो गया कबीरदास, भक्ति काल के कवि है। मोको का अर्थ क्या होता है, मोको मतलब मुझको, मोको मतलब मुझको। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, है ना, किसने बोला था, ये कबीरदास ने बोला था। पीपल का आ गया है, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ा से और था साथ दीजिए, थोड़ा देर और हो जाएगा, फिर हम लोग मैथ साइंस की तरफ से आगे बढ़ेंगे। पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो गोपाल सिंह नेपाली हैं। पीपल कविता किससे परिचय कराती है, विविध प्राकृतिक के विविध रूपों से। पीपल कहाँ खड़ा है, निर्झर के पास, जहाँ झरना है वहाँ पे, ठीक है। पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन किया गया है, तो वन्य प्रांत का वर्णन किया, जंगल के बारे में बताया गया इसमें। गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम क्या है, गोपाल सिंह नेपाली ने रखा था पीपल रचा, पीपल के लेखक है वो। जल के ऊपर उठता मिरनाल, फुंगी पर खिलता लाल कमल, है ना, तो ये जो है पीपल कविता से लिया गया पंक्ति। पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरी के घर है, तो कोटर में, कोटर है जहाँ पे पंछी रहता है, जहाँ पे गिलहरी रहता है, वहाँ बोला गया। पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं, मतलब जब बारिश होती है ना तो कौन खुश होता है, तो पंछी, है ना, खुश होते हैं। कमल की कोमल डंठल को क्या कहते हैं, कमल की जो कोमल डंठल है ना उसको मिरनाल कहते हैं। पाठ्य पुस्तक में पीपल शीर्षक पाठ क्या है, पीपल एक तरह का कविता है, छायावादी कविता बोलिएगा। प्राकृतिक चित्रण किसकी उल्लेखनीय विशेषता है, तो बोलेंगे छायावाद। प्राकृतिक चित्रण वही पीपल के बारे में बोला गया है, तो छायावाद हो जाएगा, ठीक है, वेल डन। निर्झर के पास पीपल सुनता रहता कलकल छल छल, या जो है किसके द्वारा लिखा गया है, गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा। किसके पास खड़ा होकर पीपल कलकल छल छल सुनता रहता है, तो निर्झर के पास। ओके, कविता कौन है यहाँ पे, पीपल क्या है, एक प्रकार का कविता है। छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता किसमें है, प्राकृतिक चित्रण में है। पीपल पाठ की विधा क्या है, पीपल एक जो है कविता है। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते कैसे बच्चों, पीपल के पत्ते गोल गोल हैं, जो कविता में बोला गया है। बुलबुल गाती रहती है चह चह, हवा बहती है बह बह, ऐसे, ठीक है। ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है, निर्झरनी, झरना को ही बोला गया है। पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तरु पर क्या खाता है, जो पक्षी सबसे टॉप लेवल पर जो था पेड़ के जो सबसे ऊपर जो फल जो निकलता है उसी को पक्षी खाता है ना, उसको बोलते हैं फल, फल को खाता है। पीपल शीर्षक कविता में पीपल वृक्ष के समक्ष क्या है, पेड़ के सामने सब कुछ है, पेड़, झरने, नदी, चिड़िया। खुशबू रसते हाथ, दो तीन कविता और है, चलिए। खुशबू रसते हाथ पढ़ते हैं। कविता वंचित लोगों की समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है, तो खुशबू रसते हाथ। झांसी की रानी भी अभी बाकी है ना। खुशबू रसते हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थिति में जी रहे हैं, तो वो जो है गंदगी के बीच रह रहे हैं। ओके, खुशबू रसते हाथ शीर्षक कविता में किस लघु उद्योग का वर्णन है, इसमें अगरबत्ती के बारे में बताया गया है, अगरबत्ती उद्योग का। केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी क्या है, ये अगरबत्ती का नाम है, अलग अलग कंपनी का नाम है। खुशबू रसते हाथ शीर्षक की कौन सी विधा है, खुशबू रसते हाथ एक कविता है ना जी,
एक कविता है। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, कटे फटे हाथ, ये जो है खुशबू रचते हाथ में है। खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? शिक्षा और संघर्ष की। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हाथ शीर्षक कविता के रचयिता कौन है बाबू? तो क्या नाम है? अरुण कमल ना, अरुण कमल है। जख्म का मतलब क्या होता है? जख्म मतलब होता है घाव, घाव है ना। झांसी की रानी यहाँ पे आ गया है। आगे बढ़ते हैं। किसे वीर शिवाजी की कहानियां जवानी याद थी? तो लक्ष्मीबाई को फ्री मतलब ऐसी जवानी याद थी बिना देखे। झांसी की रानी कविता किससे हमारा ओजपूर्ण साक्षात्कार कराती है? जीवन वीरता संघर्ष और विद्रोह से। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी, वो तो झांसी की रानी थी, है ना। इसी कविता से लिया गया है। झांसी की रानी के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था लक्ष्मीबाई, लेकिन झांसी के राजा से शादी हुई तो झांसी की रानी बन गई। सुभद्रा कुमारी चौहान जो लिखा कविता उसका नाम क्या है? झांसी की रानी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन कौन थी? तो लक्ष्मीबाई। कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी लक्ष्मीबाई। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, झांसी की रानी कविता से लिया गया है। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से किसकी कहानी सुनी थी? तो लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। ओके नेक्स्ट है, जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसको बोलते हैं क्या? लावारिस। ओके अगला है, पुरानी तलवार कब चमक उठी थी? सन 57 में, सन 57 में। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, झांसी की रानी की किताब चैप्टर से लिया गया है। झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी किससे? अंग्रेजों से, है ना। अंग्रेजों से लड़ी थी 23 साल की उम्र में, 23 साल की थी वो जब वो शहीद हुई थी, 23 साल की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्याय कौन है? 1857 की क्रांति अविस्मरणीय अध्याय है। पेशवा कहाँ कैद थे? पेशवा जो है बिठूर में कैद थे। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी। ये जो कविता है झांसी की रानी में है। कई 100 मील पार कर झांसी कहाँ रानी कहाँ गई थी? कालपी, कालपी में युद्ध हुआ था, ठीक है। चित्रा ने किसे पाया था बच्चों? तो चित्रा ने अर्जुन को पाया था। 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कितनी थी? देखिए मात्र 23 साल। जब क्रांति हुआ था वो 23 साल की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में सुदामा जी पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पुतली को कांख में छुपा के रखे थे। कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे? भिक्षा मांग के खाना खाते थे। आगे चना गुरु मात दिए, ते लए तुम चाबी हमें नहीं दी नहीं। किसने कहा था? ये किसने कहा था सुदामा को? ये गुरु माता कुछ देती थी खाने के लिए तो तुम ही खा लेते थे, हमको तो देते नहीं थे, और अभी भी वही कर रहे, छुपा के लाए हो तुम, ठीक है। तुम चोरी करने में परवीन हो, मतलब माहिर हो। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में किससे हमारा परिचय कराती है? तो हिंदी के टांगे खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली हिंदी के अतीत से। श्री कृष्ण ने किसके पांव को अपने आंसू जल से धो दिए थे? तो मित्र सुदामा को। उपाना मतलब क्या होता बच्चों? जूता होता है। ये जदुवंश मणि किसे कहा गया? कृष्ण को बोला गया जदुवंश मणि। कृष्ण ने किससे कहा कि चोरी के बानी में हो जाए हौंजू परवीने? चोरी की बानी में हौंजू परवीने मतलब चोरी करने में तुम परवीन हो। किससे कहा? सुदामा से कहा कि तुम चोरी करने में परवीन हो। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर कैसे धोए? नैनों के जल से, ना आंखों के जल से, आंसू से। नरोत्तम दास क्या है? कवि है, जिसने कवि लिखा है सुदामा चरित्र। पगा मतलब क्या होता है? पगा मतलब पगड़ी होता है। किनको अपनी दरिद्रता पर क्षोभ था? तो सुदामा की पत्नी को, ठीक है ना। सुदामा चरित्र शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? तो क्या हो जाएगा? व्रज भाषा, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछत पाणे फिरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। तो झोपड़ी खोजा तो मिली ना झोपड़ी, झोपड़ी यहाँ पे महल बन गया।
सुदामा परेशान, है ना। तो ये जो किसमें है, सुदामा चरित में है। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता ने राह कौन भटक गया है, नन्हा हिरन राह भटक गया था, ठीक है। राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है, राजेंद्र सिंह मिश्र, इनको हिंदी में अनुवाद किए। जाड़े की रात पहाड़ पर कौन रो रहा था, हिरन, हिरन का बच्चा, हिरन बोलिए। वेदना मतलब क्या होता है, वेदना मतलब पीड़ा होता है, दुख, पीड़ा जिसको बोलते हैं। जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा था, हिरन। रिपीट क्वेश्चन है जी क्या। आकाश में तारे भरे नीचे झरे ढेर, ये जो है राह भटके हिरन के बच्चे कविता से लिया गया। टोटल यहाँ पे 389 क्वेश्चन पढ़ लिए हम लोग, 389 क्वेश्चन इनपुट। बहुत सा क्वेश्चन जिसमें नहीं पढ़े हम लोग, तो बहुत सा क्वेश्चन, मतलब अगर पूरा क्वेश्चन अगर मिला देंगे ना तो 700 चल जाएगा, 600-700 चल जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन को छाटे हैं, क्योंकि अभी हमें और पढ़ाना है ए ऑनलाइन सोल्यूशन पे, सारा ताकत यहीं पे निकाल देंगे तो वहाँ क्या दिखाएंगे। चलिए, तो आप लोग रेडी है ना आने के लिए, क्या आप लोग रेडी हो ना।